You're right. Biggest thing is employment. We want our youth of Punjab to be employed or involved in sports, busy. मैं तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी सब यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और मैं जहाँ किसी कॉलेज स्कूल में मुझे इनवाइट करते हैं मैं उधर भी यही कहता हूँ कि मेरा कहना आपने नहीं मानना, सिर्फ पॉजिटिव देख के ना जाना. Opted only for one committee. I mean, people want to be in defense, finance. I said no. I want to be in parliamentary study committee on health and family welfare. This is my third year. Lot is needed still in health. Lot has been done since independence. Polio has been eradicated. Immunization has been done. There are corporate hospitals now. मैं तो ये कहता हूँ कि लुधियाना इतना ग्रो कर जाए कि आप कहीं और शहर में जाकर लुधियाना का एग्जाम्पल दो कि आप लुधियाने जैसा शहर बनाना चाहते हो. नमस्कार, सत श्री अकाल. वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद राजीव. इस शो में हम लोग डिस्कस करते हैं रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई रोचक बातें जो आपको डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करती हैं, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने में आपकी मदद करती हैं. इस इंडस्ट्री में हम हमेशा इनवाइट करते हैं इस इंडस्ट्री के हीरोज को, चैंपियंस को और इंडस्ट्री के ड्राइवर्स को, जो कि इस इंडस्ट्री को सरकार में भी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन से आप अपने डिसीजन को बहुत सरलता से ले सकें. आज भी हमारे साथ एक ऐसी शानदार शख्सियत मौजूद हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एंट्री भी उनकी बड़ी बैंग बैंग हुई है, एक अनअपोज्ड एंट्री के साथ. इससे पहले उनका एक बहुत सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. उन्होंने टेक्सटाइल और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी बड़ी शानदार पहचान बनाई है. नॉट ओनली लुधियाना बट एंटायर पंजाब में उनकी शख्सियत बहुत वेल नोन है. आज गूगल में उनकी बड़ी हाई सर्च रेटिंग भी है. उन्होंने इसके अलावा वो बड़े एसोसिएटेड रहे हैं, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में काफी उनका योगदान रहा है. बहुत एक खास शख्सियत हैं. उन्होंने लुधियाना की बिजनेस कम्युनिटी में बड़ी शानदार पहचान है उनकी. आज उनके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे कि किस तरह से दिस इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग, जो कि एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है हिंदुस्तान के अंदर. आइए वेलकम करते हैं नॉट ओनली श्री संजीव अरोड़ा जी, जो कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. वेलकम सर, वेलकम ऑन बोर्ड. Thank you, Rajiv, and thanks for having me over in your podcast channel. It's an honor, sir. It's an honor. ये आपकी जर्नी रही है अब तक, और थोड़ा सा बताएं अपने ओवरऑल इस एक्सपीरियंस के बारे में. You see, I am born and brought up in Ludhiana. My parents moved here from Pakistan, and they came to Ludhiana. So I have studied here in convent school. Then I went to YPS Patiala. I was in boarding. And then I came back to Ludhiana and finished my college in Government College for Boys here. And I have done BCom. Immediately after that, I came into business. Previously, we used to be in oil business. Like we had a Vanaspati ghee unit, which was being run by my father. And it was very successful. It was known by brand name Crown. And then after that, we were big in textiles. We got into exports. Finally, in 2001 or 2006, it was 2006 when Punjab government came up with the policy of industrial parks. So we had this big chunk of land, and under that policy, we converted it into business park, and that's how I entered into real estate. As far as my becoming Rajya Sabha MP, it was a surprise for me too, because when this government came in 2022, they offered me Rajya Sabha seat, because within 11 days there was supposed to be filing of nominations, and the time was short, so I had to take a quick decision. Finally, I thought, very few people in India get that chance, and so I accepted it. And for 3 years, on April 10th, I'll be finishing my third year as Rajya Sabha MP. That's wonderful, sir. That's wonderful. I'm sure ये पिछले 3 सालों में आपने कई बार कई अपने सोशल इश्यूज को, पंजाब के इश्यूज को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट भी किया है. कुछ उसके बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा आपके मतलब आपने तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के साथ यू बीन वर्किंग क्लोजली, तो किस तरह का आपका अनुभव रहा है
कि पंजाब जो कि एक जाना जाता है, अपनी पहचान है जिसकी, तो उसकी इंडस्ट्री को, उसकी भले वो लुधियाना एयरपोर्ट हो, तो थोड़ा उसके बारे में सर। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो राज्यसभा एमपी है, दे कैन डू लॉट, एंड आई हैव ट्राइड टू डू maximum possible in these 3 years, and I have succeeded. If not 100%, I have succeeded around 70%. Whatever work I took, because MPs can take up the work with cabinet ministers. I have never heard a no from them. कई काम हो जाते हैं, कई डिले हो जाते थे। मैं आपको बताता हूं कि जब मैं एमपी बना, 25 साल से हम सुन रहे थे कि जी हलवारा एयरपोर्ट आना है। मतलब आप बताइए, हमारे बच्चे बड़े हो गए जी, वो जब से मेरे ख्याल बॉर्न हुए हलवारा एयरपोर्ट सुन रहे होंगे, पर वो हलवारा एयरपोर्ट नहीं बना लेते। लुधियाना इंडस्ट्री बिगेस्ट डिमांड। आज मैं किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी फंक्शन में जाता हूँ, मेरा हाल बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि हलवारा एयरपोर्ट कब चालू हो रहा है। जी जी जी। सो मैंने एक ठान ली कि इन माई टेन्योर आई हैव टू गेट दिस हलवारा एयरपोर्ट कंप्लीट। तो फिर मैंने मीटिंग्स करनी चालू की, जो इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, वो मैंने देखे। फिर इन्होंने क्या किया, जब शुरू में हमारी गवर्नमेंट आई, इन्होंने सीएम साहब से एक लेटर लिखाकर भेजी कि अब जो बाकी का टर्मिनल है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बनाए। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, देखो जमीन गलाडा ने ली हुई थी, मैंने इससे रिक्वेस्ट की कि हम खुद पैसे खर्चे, हमें वापस आ ही जाने हैं, क्योंकि एयरपोर्ट की इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है, वो प्रॉफिट शेयरिंग कुछ ऐसा होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी से, स्टेट गवर्नमेंट का, कि वापस आ जाते हैं पैसे अल्टीमेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो पीछे लग के एक मीटिंग हुई हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की लीडरशिप में, उसमें सारे ऑफिसर थे, सब थे। मैंने एक एक ऑफिसर से फोन पे बात की, सीएम साहब को रिक्वेस्ट की। फाइनली उन्होंने एयरपोर्ट के लिए जो पैसे चाहिए थे सैंक्शन कर दिए, कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिए, कुछ गलाडा ने दिए। अब एयरपोर्ट 100% कंप्लीट हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक इंस्पेक्शन हो चुकी है, उन्होंने कुछ काम किए हैं, वो हम करवा रहे हैं। मुझे सारे लोग कहते थे अगर एयरपोर्ट बन भी गया तो आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि एरोप्लेन्स की शॉर्टेज है। आप देखो कि कईयों से कुछ सीखना चाहिए। मैंने किसी तरीके टाटा सन्स के चेयरमैन जो है चंद्र, उनका नंबर लिया जी, उनको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा चलो मैसेज कर दिया, 2-3 दिनों में जब भी देखेंगे जवाब आ जाए। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के आई एम मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, ये वो करके भेज दिया। आप मानोगे नहीं, देखो सब इंडस्ट्रियलिस्ट को उनसे सीखना चाहिए क्या, नहीं तो वैसे ही इतना बड़ा बंदा कहता है यार मैं इतनी जल्दी क्यों जवाब दूं। विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स मेरे पास 3 कॉल्स आ गई एयर इंडिया, वी वांट टू मीट यू, वी वांट टू गेट इट डन। वो अगले दिन गुड़गांव में उनके साथ मीटिंग हो गई, फिर वो लुधियाना आ गए, सारा देखा। मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवा दिया, इधर CICU में मैंने उपकार सिंह जी को बोला कि आप मीटिंग करिए, उन्होंने मीटिंग की। फाइनली एयर इंडिया ने भी हमें अब लेटर दे दी है। सो हलवारा इज ऑल सेट। अब क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का है, फिर मैं अपने ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब को भी मिला, उनको भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी लेटर लिखी इनको कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि वो स्ट्रिप रिले हो रही है। तो अब सब काम कंप्लीशन पे है। जैसे वो एक कहावत है कि हाथी निकल गया पूंछ रहेगी। जी जी। सो इट्स एट दैट स्टेज, और मेरे ख्याल in another couple of months we will have a flight, and this will be the first wide bodied aircraft। और एयर इंडिया वालों ने हमें 2 फ्लाइट्स प्रॉमिस कर दी, एक सुबह की एक दोपहर की। जो सुबह वाली है इट विल कनेक्ट ऑल द फ्लाइट्स टू यूरोप, जो दोपहर वाली है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो हलवारा एयरपोर्ट सिर्फ लुधियाने के लिए नहीं, सारे मालवा रीजन को इसका कनेक्टिविटी का फायदा होगा। मोगा, जगरांव, फिरोजपुर, फरीदकोट, इन सबको हलवारा नजदीक पड़ेगा। सो जब हलवारा बन जाएगा, एक और रिकॉर्ड है कि जहां जहां एयरपोर्ट बनता है उस एरिया की GDP 5% ग्रो कर जाती है। तो लुधियाना इज देयर टू ग्रो लॉट एंड होल ऑफ मालवा रीजन बिकॉज ऑफ दिस
हलवारा है। नो डाउट सर, दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप। वैसे भी जी, और उसके अलावा आपने राज्यसभा में कहा मैंने NHAI के प्रोजेक्ट किए। जब भी मैं कोई काम लेकर गया हूं वो कोई तरीका ढूंढते हैं। इंडिया में 2 प्रोजेक्ट पहली बार लुधियाने में आए हैं एंड थैंक्स टू NHAI। चेयरमैन साहब भी पॉजिटिव हैं। ये एक साइकिल ट्रैक 23 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बन रहा है। वो NHAI वाले कहते हैं जी हम तो गाड़ियों के लिए हाईवे बनाते हैं। मैंने कहा जी साइकिल कैपिटल है लुधियाना, इधर तो कोई साइकिल ट्रैक बनाइए। जो 23 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बन रहा है वो 15 अक्टूबर तक चालू हो जाएगा। और पार्किंग स्लॉट बना रहा है NHAI अलॉन्ग दी एलिवेटेड हाईवे। इधर एलिवेटेड हाईवे बना है 700 पार्किंग स्लॉट। ये NHAI की एक कंपनी है NHLML, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। वो भी टेंडर निकल गया है, वो भी बढ़ता है। तो मेरा मतलब और बहुत है। ESI हॉस्पिटल हमारा 1970 में बना था, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भी पैसे लाए हम, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो उन्होंने पैसे दिए। अब वो उसमें ICU भी है, अब उसमें क्या नाम सेंट्रली एयर कंडीशन हो गया, क्योंकि ये सारा हॉस्पिटल सेट था। 10 मेडिकल कॉलेजेस पूरे इंडिया में आ रहे हैं और उन 10 शहरों में, और उनमें से एक शहर लुधियाना उन्होंने चुना और वो इसी साल से चालू हो रहा है। इस साल से लुधियाने में 3 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। CMC है, DMC है और अब ये ESI हॉस्पिटल। बाकी कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा एयरपोर्ट हो गया, ESI हो गया, सिविल हॉस्पिटल हमने पूरा रेनोवेट किया है और NHAI के कई प्रोजेक्ट स्टॉल कर दिए थे। बड़ी न्यूज बन गई थी जी, सारे प्रोजेक्ट स्टॉल हो गए। मैंने डिप्टी कमिश्नर से, पुलिस चीफ से बात करके रिक्वेस्ट करके कि जो लोग जमीन नहीं दे रहे उनको समझाओ कि एक बार एक्वायर हो जाए तो उनके लिए 0 वैल्यू। खैर उन्होंने ये सारी बात की, समझाया। अब सारे रिवाइव हो गए प्रोजेक्ट। लुधियाना रोपड़ इज रिवाइव, लुधियाना बठिंडा इज रिवाइव और उसके बाद ये सदर्न बाईपास इधर बन रहा है जो दिल्ली से आते हुए नेशनल हाईवे को दिल्ली कटरा हाईवे के साथ कनेक्ट करेगा। उससे हलवारा की कनेक्टिविटी भी बेटर हो जाएगी, वो भी चल गया। मतलब जो नॉट ओनली लुधियाना, पंजाब के प्रोजेक्ट में मैं बाकी जिलों के भी डिप्टी कमिश्नर और SSP को रिक्वेस्ट टाइम टू टाइम करता रहता हूँ कि ये आप करिए। That's wonderful sir। यही एक एक्स्ट्रा पुश की रिक्वायरमेंट होती है when it comes to getting the government work done। जो आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट के क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस और कहाँ अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लुधियाना जो कि एक मैनचेस्टर की तरह से जाना जाता रहा है हमेशा से, इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा से थी यहाँ पर और ग्लैड टू नो कि वो स्टार्ट होने वाला है। और एक और चीज आप देखते हैं, जहां जहां सर एयरपोर्ट आते ना, एयरपोर्ट आर द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल। वहां पर उस एरिया में रियल एस्टेट का ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त आता है। आप किसी भी शहर को उठा लीजिए सारी दुनिया में, वहां पर रियल एस्टेट का ग्रोथ एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्यूचर ट्रैवल है। हम ग्रेटर नोएडा देख रहे हैं, वहां पे एक नया एयरपोर्ट बनाया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, तो कितनी मैसिव ग्रोथ एकदम से वहां रियल एस्टेट में आई है। एंड आई फील द सिमिलर थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर लुधियाना ऑल्सो once this airport is operational। तो उस तरह से अब इस रियल एस्टेट को रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पूरी होती है। हम देख रहे हैं लुधियाना में एक बहुत मेजर ओवर कनेक्टिंग ब्रिज भी बन चुका है जिससे सिटी का ट्रैफिक क्रॉस हो गया है। इट्स कॉल्ड एलिवेटेड रोड। जी। ये भी जब मैं बना MP तो एलिवेटेड, लोग इतने दुखी थे लुधियाने के, वो कहते जी हम जाते हैं लेफ्ट में मलबा, राइट में मलबा। 2016 से ये एलिवेटेड रोड बन रही थी, बट स्नेल पेज पे काम होता है। क्या होता है, मैं आपको एक एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करके बताता हूँ। आप जा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो जाता है रोड। अब हमारे साथ कोई सिक्योरिटी, एक आदमी आगे जाता है, वो कोई एक कार गलत लगी होती है या एक कार आगे लगी होती है, वो उसको ठीक कराता है, ट्रैफिक कर जाता है। तो यही चीज है जब आप काम कराने जाते हैं, होता कुछ नहीं। जब मैंने देखा कि ये बहुत टाइम लग रहा है इसका ठीक होने में, ये मतलब एलिवेटेड रोड बनने में, 17 किलोमीटर की एलिवेटेड हाईवे थी और बड़ा इशू था शहर में, बहुत बुरा हाल जी। मैंने क्या किया, फिर हर हफ्ते मीटिंग लेनी चालू कर दी, एवरी वीक ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अब कभी PSPCL की प्रॉब्लम है जी, वो नहीं NOC दे रहे, कभी PWD की प्रॉब्लम है, कभी किसी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, कभी कारपोरेशन की प्रॉब्लम। तो मैंने सबके NOC ये वो सब
चेयरमैन NHAI को रिक्वेस्ट की कि इसको फास्ट कराओ। फाइनली उन्होंने क्या किया कि अपने बंदों को बोल के कॉन्ट्रैक्टर को डबल मशीनरी लगाई। इनका ना एक स्पैन उठता है, वो मशीनें होती, तो इन्होंने 2 मशीनें लगा दी कि मतलब कि एक सुबह भी काम चलता था, रात को भी काम चलता था। 1.25 साल में ये एलिवेटेड हाईवे चालू हो गई। इट हैज बिकम ए स्काई लाइन ऑफ लुधियाना, इतना बढ़िया लगता है। और उसके नीचे भी अब हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, वो भी मैंने सब इंडस्ट्रियलिस्टों को साथ जोड़ के उसकी ब्यूटिफिकेशन चालू हो रही है, चालू हो गई है। सैंपल्स पहले बन रहे हैं, हमने PAU से डिजाइन करवाया और मतलब कि बहुत बढ़िया शहर। मैं ये चाहता हूं, देखो अब हम कहते हैं जी स्मार्ट सिटी में इतने पैसे लग गए, कुछ नहीं। देखो देयर आर सम इश्यूज आल्सो। आप ये ना देखो कि स्मार्ट सिटी के दिखाई नहीं दे रहे जी कहीं, ये देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग सिटीज में बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, उसको इंक्रीज करा। अब ये तो है नहीं कि सीवरेज अगर छोटा है तो आप उसको तोड़ोगे दोबारा सीवरेज ले करोगे, कितनी बार करोगे। सो कई चीजें हैं जो रोज की रोज देखनी पड़ती है कि सीवरेज शुड बी क्लीन। और हमारे क्या है, 1000 गज का प्लॉट है, 10 प्लॉट कटे 1000 गज। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 10 प्लॉटों के हिसाब से बना दिया उन्होंने, 10 फैमिलीज के हिसाब से। अब रियल एस्टेट के रेट्स इतने बढ़ जाते हैं, वो 1000 का 4 प्लॉट हो जाता है। हाँ जी, या फ्लोर्स बन जाएंगे तो एक्स्ट्रा फैमिलीज आ जाएंगे, तो 30 फैमिली, तो फिर प्रेशर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही पड़ना है। बट एवरी टाइम यू कांट कीप ऑन इंक्रीजिंग, कभी सीवरेज बढ़ा दिया, कभी कुछ बढ़ा दिया। सो मतलब एग्जिस्टिंग सिटीज में ये सब कुछ करना इज नॉट ए इजी टास्क, इट्स इजी सेड देन डन। इसीलिए सर जो पेरिफेरी में डेवलपमेंट आ रही है इतनी ज्यादा, हम बड़े लुधियाना शहर में देखें या हम मोहाली की तरफ देखें, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ पंजाब में जो सबसे बड़ा जो रियल एस्टेट ग्रोथ है वो दो बड़े शहरों में है। मोहाली में भी एक बड़ा एयरपोर्ट है, तो वहां भी बहुत एक मैसिव ग्रोथ आई है पिछले 10-12 साल में। हम देखें जैसे कि वहां गमाडा जो लोकल अथॉरिटी है, उन्होंने एरो सिटी, इको सिटी एंड देन इको सिटी 2 ये लॉन्च किया, बड़े सक्सेसफुल हुए। मतलब जब मुझे आई रिमेम्बर जब एरो सिटी आया था तो 6000 प्लॉट के अगेंस्ट 1 लाख एप्लीकेशंस आए थे, इतने लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद वहां एमर्जिंग मार्केट रही, काफी रियल एस्टेट डेवलपर सेंटर हुए, बड़ी सी एस्टेब्लिश मार्केट हो गई है। ऑफ कोर्स इट हैज एडवांटेज ऑफ बीइंग क्लोजर टू चंडीगढ़ एंड ट्राई सिटी का जो एक ओवरऑल जो मैग्नेटिज्म है। Similarly, Ludhiana is also, acting on real estate neck to neck. उसमें भी हमने देखा है काफी अच्छे टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स की भी एंट्री हुई है और काफी बड़ी बड़ी टाउनशिप आई है। जैसे हम देखते हैं करनाल रोड के ऊपर, करनाल रोड आई रिमेम्बर 7-8 साल पहले किस तरह की हुआ करती थी, वहां पर ड्राइविंग वाज अ नाइटमेयर, बट टुडे आई मीन इट्स सच अ वंडरफुल प्लेस। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हॉटस्पॉट लोकेशन बन चुकी है। तो गलाडा भी इसको लेके काफी एक्टिव हुई है, उन्होंने भी काफी लैंड पार्सल लॉक किए हैं और आई बिलीव यहाँ पर कुछ और नई टाउनशिप्स भी प्लान होंगी। तो कुछ इसमें क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है इस रेवेन्यू को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करना। सर ऐसे कुछ प्लान्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कटरा एक्सप्रेस वे भी उसी रीजन से ही निकल रहा है, वेरी क्लोज टू दैट एरिया। देखो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि जैसे आपने कहा बड़े बड़े डेवलपर आ रहे हैं, कम से कम अप्रूव्ड कॉलोनीज तो बन रही हैं। लुधियाने की खराबी की है अनअप्रूव्ड कॉलोनी। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज में क्या है, कोई भी नॉर्म लागू नहीं होता जी, वो बना देते हैं, प्लॉट काट देते हैं, बेच देते हैं, वो बेचारे बायर फंस जाते हैं। फिर गवर्नमेंट को कुछ स्कीम लानी पड़ती है जी, एमनेस्टी स्कीम के इनको कर दे, ना रेरा की रजिस्ट्रेशन ना कोई अप्रूवल, क्योंकि बिल्डर्स के लिए नहीं लानी पड़ती, जो लोगों ने खरीदे होते हैं। पर अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बेटरमेंट हो रही है। लोग अब जब तक रेरा ना हो तो नहीं खरीदते, अगर रेरा है तो इसका मतलब इट इज ए अप्रूव्ड कॉलोनी। अब जो एज आई सेड एग्जिस्टिंग सिटीज में तो ओवरलोड है इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों पर, तो वी नीड मोर सिटीज अराउंड दीज बिग सिटीज। अब जैसे दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली के आसपास गुड़गांव भी आ गया, नोएडा भी आ गया, ग्रेटर नोएडा भी आ गया, इस तरफ सोनीपत की तरफ। इसी तरह सारे शहरों के आसपास हमें शहर चाहिए। देखो इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, रियल एस्टेट भी आएगी, बट वी नीड मोर ऑफ अप्रूव्ड प्लेसेस एंड नाइस प्लेसेस जो आज तक
पंजाब में लैकिंग है, अदर देन मोहाली। यू आर राइट कि मोहाली के आसपास पूरी प्लान है क्योंकि वो रिसेंटली बनी है, और उधर अनअप्रूव्ड भी मेरे ख्याल या तो होगी नहीं कोई कॉलोनी, अगर होगी तो बहुत कम होगी। तो आई कीप ऑन गिविंग एग्जांपल्स टू द रियल एस्टेट पीपल हु कम कि आप मोहाली के आसपास देखो, गुड़गांव में एक भी अनअप्रूव्ड नहीं है। सो दैट इज द वे द रियल एस्टेट डेवलपमेंट शुड बी डन। और लुधियाने के केनाल रोड पे आपको बात ठीक है, पर केनाल रोड में भी पहले बहुत अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग। पीछे ही मैं जाके एक सड़क का बुरा हाल था, मैंने गलाडा वालों को बोला, वो अब प्रपोजल बना रहे हैं, वो रोड ठीक करा रहे हैं। फिर उस पे इतना ट्रैफिक की प्रॉब्लम थी, वो भी मैं एनएचएआई के पास गया क्योंकि वो पैच एनएचएआई के पास था, तो उन्होंने 4 ब्रिजेस हमें करवा दिए, और वो 4 ब्रिजेस सिद्धमा कैनाल पे बन रहे हैं। 2 ब्रिज अप्रैल में चालू हो जाएंगे, 2 मई में हो जाएंगे। वो भी एक लंबा काम था, शटडाउन लेना पड़ता था, सिद्धमा कैनाल का था, इरिगेशन का सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इट्स नॉट ए इजी जॉब। सो वो 4 ब्रिजेस भी अब बन गए हैं। तो मेरा मतलब है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में या एग्जिस्टिंग सिटी में यू हैव योर लिमिटेशन। अब जैसे मैंने कहा साइकिल ट्रैक जो आ रहा है वो लाडोवाल बाईपास पे आ रहा है, तो आई विश आई कुड मेक साइकिल ट्रैक्स विद इन द सिटी, पर उधर हो ही नहीं सकता, सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती, दोनों तरफ दुकानें हैं या लोगों के घर है। और अगर उस पे साइकिल ट्रैक बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर कार चलने के लिए जगह नहीं रही, ऑलरेडी रोड्स कम है और इतने ऑटोमोबाइल नहीं आ रही है। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज, बट ठीक है, मैं लाइफ में मेरा एक मोटो है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। सो लेट अस टेक वन थिंग एट ए टाइम, और जो काम आता रहे, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते रहे। दैट्स रियली गुड। साइकिल ट्रैक बनाना एक शहर में जो कि जाना ही साइकिलों के लिए जाता है, बहुत बड़ी बात है सर, कभी ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं। और ये बहुत बड़ा एक तरह से ना वरदान होगा इस सिटी के लिए कि 23 किलोमीटर, दैट्स अ लॉन्ग, एक इको फ्रेंडली माहौल में। हम क्या बात करते हैं जब हम यूरोप जाते हैं, नेदरलैंड या इस तरह की कंट्रीज में, वहां क्या कहते हैं, वहां पर सीनियर एम्प्लॉयज भी वो लोग साइकिल से अपने ऑफिस जा रहे होते हैं। आई नो इट्स डिफिकल्ट इन इंडियन कंडीशन क्योंकि यहाँ पर वेदर भी एक चैलेंज है एंड वी हैव अ वेरी हाई पॉपुलेशन लोड आल्सो, बट at least we can move towards the better health by having such tracks, eco-friendly tracks. Wonderful step sir. सर इसके अलावा आप देखें कि इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए किस तरह की पॉलिसीज या किस तरह का एक encouraging environment जो कि आगे रिक्वायर्ड है, यू वुड एडमिट दैट कि पंजाब को बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ की, एम्प्लॉयमेंट भी आता है, प्रदेश की इकोनॉमी भी ग्रो करती है, और पंजाब जाने भी इस चीज के लिए गया है, उसके बारे में सर बताएं। देखो, जो इंडस्ट्री है, जो एसएमई और एमएसएमई है, वो तो पंजाब को कभी छोड़ते नहीं जाए। देखो, मैं आपको पंजाब की एडवांटेजेस देता हूँ। पंजाब में इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत बढ़िया, पंजाब में वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा। जो एसएमई और एमएसएमई वाले हैं, उन्होंने सुबह तैयार होना है, अपनी फैक्ट्री जाना है, सारा दिन उधर बताना है, शाम को आना। वो किसी दूसरी स्टेट में नहीं जाएंगे, चाहे वो फ्री जगह दे, चाहे कुछ दे। दे डोंट वांट टू अपरूव देयर फैमिली। सो वी शुड रिस्पेक्ट सच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इन्हीं की रिस्पेक्ट की वजह से 32 साल पुराना एक इशू था इनका, ओटीएस का, वन टाइम सेटलमेंट, उसकी वजह से इनकी बुक्स में लायबिलिटी शो हो रही थी पीएसआईसी को देने की वाली। उसकी वजह से इनको बैंक के लोन नहीं मिलते थे कि जिस पे आप लोन मांग रहे हो फैक्ट्री में, वो तो आपकी नाम ही नहीं है या उसमें इश्यूज है। उसकी वजह से मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को, माय इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स एंड ब्रदर, दे हैड टू गो टू कोर्ट्स, वकील करने पड़ते थे। कोई स्टे ले आता था, कोई ऑर्डर ले आता था, फिर ऑर्डर के ऊपर फिर अपील सरकार कर देती थी। मैंने पीछे लग के गवर्नमेंट के उनको समझा के, सारा पंजाब जाके उनको रिक्वेस्ट करके कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट की जेन्युइन डिमांड है, आप इसको करें। 430 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने हिट लिया, और फायदा दोनों का है, से विन विन सिचुएशन। तो पहले तो पैसे नहीं आ रहे थे, अब गवर्नमेंट को भी 200 करोड़ रुपए आ जाएगा, इससे इंडस्ट्री को भी खुश है कि 430 करोड़ बच गया। हमने सिंपल इंटरेस्ट 8% पर, राइट फ्रॉम द डे वन जिस दिन से लाइबिलिटी।
और इंडस्ट्री मांग भी यही रही थी, ये नहीं कि इंडस्ट्री 7% मांग रही थी। अब जब मैंने वो इंडस्ट्री वाले मुझे आए जी 8% सिंपल कर दो, वो सिंपल हो गया गवर्नमेंट से। जब हो गया कहते जी हम तो कम मांग लेते 8 की जगह 7 बोल देते थे। तो उससे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना करना चाहिए। लक्स कंपनी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी कैलकाटा की। ये ओटीएस के बाद वो कहते हैं जी हम अब इन्वेस्टमेंट करेंगे पंजाब में। मैंने कहा इनका ओटीएस के साथ क्या लेकर, ना तो इनके पास कोई जमीन थी जिसपे इनको ओटीएस मिला। कहते नहीं, हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव है। वेरी राइट, वेरी राइट। सो दे सॉ दैट एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिंग। अब जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तो देखो जहां जीएसटी का मिलेगा, जो प्रोफेशनली मैनेजमेंट है, जिन्होंने लोगों को बिठाना है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, वो जहां उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेंगे या ज्यादा मतलब कि कोई जीएसटी का रिफंड है, कोई बिजली का, वो पहुंच जाए। अब टाटा स्टील हमारे आया, जहां आप बैठे हो इधर से 15 किलोमीटर टाटा स्टील, देयर सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है सब। क्यों? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव दिए, वो आ गए। तो इस तरह बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, बड़ी इंडस्ट्री, मुझे लगता है वो केस टू केस स्टडी करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बड़ी इंडस्ट्री को लाकर उनके ऊपर इंसेंटिव देने बड़े मुश्किल है। स्टील इंडस्ट्री के अपने इंसेंटिव चाहिए, टेक्सटाइल के अपने चाहिए। सो इट शुड बी इंडस्ट्री वाइज, इट शुड बी प्रपोजल वाइज। क्या फर्क पड़ता है, एक कमेटी बनाओ, उसमें प्रपोजल ले, जो इंडस्ट्रियलिस्ट मांग रहा है, जो आप दे सकते हो दे दो, जो नहीं दे, मतलब वी शुड बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। अब ये सब स्टेट्स फ्लेक्सिबल हो रही है कि ठीक है हम ये कर दें। थोड़ा सा तो इंडस्ट्री के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही क्या है। आई अंडरस्टैंड वी हैव टू गेट बिग इन्वेस्टमेंट्स, बट अदरवाइज पंजाब इज डूइंग गुड। इन्वेस्टमेंट्स आई भी हैं, मैं आप प्योर इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, एमओयू नहीं कह रहा, एमओसी नहीं कह रहा। अराउंड 70,000 करोड़ की प्योर इन्वेस्टमेंट आ चुकी है पिछले 3 साल। सो प्योर इन्वेस्टमेंट मीन्स काम चालू हो गया ग्राउंड से। और भी बहुत पाइपलाइन में होंगी जो होगा, पर ये मैं वो कह रहा हूँ जिसका काम चालू हो गया, फैक्ट्री बननी चालू हो गई है, सारा कुछ हो गया, रजिस्टर हो गई है पंजाब में। So industry is coming, but I think we need to pick up pace, better pace. सर, एक राजपुरा के लिए अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया है, और पंजाब का एक बॉर्डर टाउन है और बहुत पुराना एक जंक्शन स्टेशन भी है, और काफी वहां पर देखा है काफी इंडस्ट्री सेटअप हुई भी है, एंड इट इज क्लोजर टू एयरपोर्ट आल्सो। सर, उसको लेके हाउ डू यू सी दी किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पंजाब को, उससे कितना एडवांटेज हो सकता है? जैसे कि आपने कहा, राजपुरा एक तो मोहाली के पास है, एयरपोर्ट पास है, चंडीगढ़ के पास है, सो और बॉर्डर टाउन भी है। सो बॉर्डर टाउन से ये होता है साथ वाली स्टेट में भी आ जाता है, और बिग चंक ऑफ लैंड भी उधर अवेलेबल है। सो राजपुरा इज ए गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और मुझे ये लगता है कि पंजाब में तो कहीं भी आ जाए, वी आर लैंड ऑफ स्टेट, थोड़ा पोर्ट से दूर है, तो जहां इन्वेस्टर आना चाहता है हमें उधर वैसी सहूलत बना देनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कंट्री में कई जगह है, इधर पंजाब में उन्होंने राजपुरा सिलेक्ट किया, मे बी बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड नियर द एयरपोर्ट, नियर बिगर सिटी। तो बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, हो भी रहा है उधर, ऑलरेडी इंडस्ट्री कुछ है भी आउट ऑफ दैट पार्क और लैंड व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। और मेरे ख्याल जो एक ना इन्होंने कॉरिडोर चालू किया था, जो फ्रेट कॉरिडोर, वो भी राजपुरा के थ्रू क्रॉस होकर थी। सो इट हैज इट्स एडवांटेजेस। वंडरफुल। सर्टेनली इंडस्ट्री की जितनी ग्रोथ होगी उतना एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू स्टेट को भी एक एडवांटेज होगा। यू आर राइट, बिगेस्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। यू नो, वी वांट आवर यूथ ऑफ पंजाब टू बी एम्प्लॉयड और इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, बिजी। फ्लाई एरिया बना दिया बॉर्डर एरिया के साथ। सो जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। बहुत जरूरत है सब पंजाब के यूथ को जहाँ रोक के रखने की, उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट देने की, और इस बुराई से दूर रखने के लिए। जी, बहुत स्पेशली अब आपको पता है कनाडा में क्या हाल हो रहा है, ऑल नेगेटिव न्यूज आर नाउ कमिंग।
अमेरिका से क्या लगा, बेचारे हमारे यूथ कैसे वो हथकड़ियां लगी हुई इधर पहुंचे। तो अब रिवर्स इमिग्रेशन चालू हो गई। जाने का तो आजकल मुझे लगता है कोई सोच ही नहीं रहा। अगर किसी का बहुत रिश्तेदार इतने साल से बहुत रह रहा है घटिया या सर। कुछ है, बहुत कम जा रहे हैं। Yes. अब तो लोग उधर से दुखी होके वापस आ रहे हैं कि हमारा इंडिया अच्छा, एंड वी वेलकम देम। जितना रिवर्स इमिग्रेशन में वो वापस आए अच्छा। मैं तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी सब यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और मैं जहां किसी कॉलेज स्कूल में मुझे इनवाइट करते हैं, मैं उधर भी यही कहता हूँ कि मेरा कहना आपने नहीं मानना, पर सिर्फ पॉजिटिव देख के ना जाना। देयर आर सम नेगेटिव ऑल्सो, क्वाइट a few negatives of immigrating to Canada or UK or USA and Australia। मतलब ठीक है, अगर आपको बॉस स्कोप है, आप प्रॉपर वीजे पे जा रहे हो, आपको उधर नौकरी मिल रही है, ठीक है चलेगा, बट अदरवाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। पीछे जब ये वापस आए तो न्यूज़पेपर में स्टोरीज बहुत पब्लिश हुई जब अमेरिका से। हाँ जी, हाँ जी। किसी ने, कोई कहता जी मैं करोड़ रुपया खर्च के गया, कोई कहता जी मैं 75 लाख खर्च के गया। जी। अब मुझे ये बताओ, पेरेंट्स को कर्जदार कर दिया, उन्होंने लोन लिया या जमीन बेची जी। करोड़ रुपए की अगर जमीन बेच के बंदा गया, करोड़ रुपया अगर बैंक में पड़ा हो, कुछ ना करे इधर, जी। उसके इंटरेस्ट के साथ ही बहुत बढ़िया लाइफ जी जा बड़े आराम से सर, बड़े आराम से। ठीक है ना। अब उधर जाके धक्के खाने की, फैमिली से और फैमिली से दूर रह के करने की, एक यूथ को और समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ने अपनी चाहते मार मार के, अपनी रिक्वायरमेंट्स मार के उनको पढ़ाया, चाहे स्कूल में, कॉलेज में उनकी जरूरतें पूरी की। किसी को मोटरसाइकिल चाहिए था, किसी को कार चाहिए थी, किसी को अच्छे कपड़े चाहिए थे, उन्होंने छुट्टी पे जाना है वो भी उन्होंने कराया, इतने साल पढ़ाया। अब आपका काम है पेरेंट्स को पे बैक करने का। जी। जब वो टाइम आता है, पेरेंट्स को कहते हो नहीं जी हमें और पैसे दो, हमने बाहर जाते। आई डोंट थिंक इट इज राइट। एंड दैट थ्रू इलीगल रूट सर। इलीगल, वही इलीगल रूट के थ्रू इतने पैसे लगते हैं जो मैं आपको अमाउंट्स बता रहा हूँ। तो मेरा मतलब है कि ये गलत है, यूथ को समझना चाहिए अपनी पेरेंट्स की लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सो ये आपने बड़ी सही बात कही सर कि देयर इज अ लॉट ऑफ रिवर्स इमिग्रेशन, जो काफी रिवर्स इमिग्रेशन जो हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, और पंजाब में भी हमने देखा है। ऑफ कोर्स ये रीजन तो है, इसके अलावा समवेयर वी फील के एक बेटर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल में हम बात करें, मतलब सोशल वेलफेयर में आपके बहुत कंट्रीब्यूशन रहे हैं। आपने इतना आगे बढ़ के इतने ये शानदार जो आपने ये कंट्रीब्यूशन किया सर, थोड़ा उसके बारे में। As far as health is concerned, it's very close to my heart. Since I became Rajya Sabha MP, I have opted only for one committee. I mean, people want to be in defense, finance. I said, no, I want to be in Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. This is my third year. This year, on my request, our chairman of the committee has also put in a subject on which discussions are going on with the ministry among ourselves. We have visited once Chennai, Bangalore and Goa also to see the hospitals over there. Is affordable health care. You see, in India, still out of pocket expense is around 60%. That is the private reports which say. Government reports give another figure, but that figure is from COVID years. So we are not comparing apples and apples. Lot is needed still in health. Lot has been done since independence. Polio has been eradicated. Immunization has been done. There are corporate hospitals now. Then we have COVID, we fought collectively very well. I mean, it's not that there are government schemes, government assurance schemes, but still, let me tell you, there are many people
who cannot afford to even get admitted into hospital, forget about the treatment. They don't have that type of money which they can deposit and go and Admission. Let me give you one figure which your viewers will be surprised to note that 7% of our families that you have saved the person by, treating him and spending a lot by him, but there has been a financial death for whole of the family. Completely. So things are not still donkey-hory. Okay, you go to civil hospital. Ludhiana civil hospital was in such a bad shape when I took over and got it renovated. On job to take care of 3 hospitals: Ludhiana, Jalandhar, Amritsar. Ludhiana is done. Jalandhar we have started work. Then after that Amritsar. At least they become usable for poor people. Civil hospital is one place where only that person will go who doesn't have even 1 rupee to spend on his or her health, because the treatment is free over there, and so are the drugs which are being provided by government are free. So जिसके पास पैसे नहीं है वो उधर ही जाएगा जी. तो हेल्थ में बहुत कुछ होने वाला है, and into alcohol or drinking and even late marriages, late delivery. There are so many reasons which are being given by doctors for breast cancer. So a lot needs to be done for health as far as India is concerned, and especially on the affordable side. This is very inspiring, sir. You are spending a lot of time on the much needed sector, the medical sector, जहां पर लोगों को अवेयरनेस भी कम है, अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो एन इशू. तो उन मैटर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में रेज करना और उसके लिए राइट रेमेडी लाकर लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है सर. अफोर्डेबल हेल्थ केयर के ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, और उसमें मैंने एक प्राइवेट कंपनी है ट्रियार लाइफ साइंसेस, जो मतलब कि अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स या अदर हॉस्पिटल्स को एडवाइज करती है, उन्होंने एक बनाया. उसमें मैंने आई हैव सजेस्टेड द वेज टू गेट ब्रिंग डाउन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस एंड मूव टुवर्ड्स अफोर्डेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू इंक्रीज द इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस. Secondly, there needs to be cap on charges. Thirdly, मतलब के जो आयुष्मान स्कीम है जैसे गवर्नमेंट की, आयुष्मान स्कीम में क्या है, पर पेशेंट जो खर्चा 5 लाख तक इन्होंने कहा है जी वी विल टेक केयर, पर जितने आज तक पेशेंट ट्रीट हुए हैं उसमें उनका एवरेज खर्चा जो गवर्नमेंट का हुआ है वो सिर्फ 13,000 हुआ है. जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड आए आयुष्मान में उनकी एवरेज बेड साइज 46, विच मीन्स 20 बेड वाला भी है. बड़े हॉस्पिटल अपने आप को एम्पैनल नहीं करते बिकॉज ऑफ दी कैप इन कॉस्ट चार्जेस, और उनका खर्चा भी नहीं पूरा होता. तो देयर आर सो मेनी रीजन. कम से कम जो गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल आते हैं कि हमारा ये काम कर दो जी, हमें कॉलेज के लिए दे दीजिए क्या नाम लाइसेंस, वी नीड मेडिकल कॉलेज, या इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लेते हैं, उन हॉस्पिटल्स को तो कंपलसरी करना चाहिए. 10% बेड्स, 20% बेड्स दे शुड कवर फॉर आयुष्मान. एम्पैनल नहीं कराते अपने. एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी. मतलब मैं आपको बताता हूं, आई एम फॉर लास्ट 25 years आई एम ऑन गवर्निंग बोर्ड ऑफ दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. It's a 1600 bedded hospital in Ludhiana. Now I am vice president of that hospital. मुझे हफ्ते में 1-2 कॉल्स जरूर ऐसी आ जाती है कि आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर हमारा पेशेंट बचेगा तो हम ट्रीटमेंट जारी रखें, नहीं तो ले जाए. So this is the way things happen. एक मेडिकल मैल प्रैक्टिसेस पे भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है. मतलब कहानियां सुनते हैं जी, वेंटिलेटर पे लगे रहे, ही वाज ऑलरेडी गॉन, ओवर मेडिकेशन कर दी. अब मैं आपको बताता हूं, एक सीबीसी टेस्ट होता है, आपने भी कराया होगा, जो आपके लिसनर है सभी ने एक बार जरूर लाइफ में कराया होगा जी. उसकी कॉस्ट सिर्फ 10 रुपए है.
वो कोई लैब 50 ले रही है, कोई 100 ले रही, कोई 200 ले रही। चलो अगर आप कराने गए तो आपके पास ओपीडी में कराने गए या किसी ने लिख दिया यू हैव ऑप्शन, मैं इस लैब से नहीं कराऊंगा इस लैब। अब आ गया आईपीडी पेशेंट, आपको हार्ट अटैक हुआ, आपको इमरजेंसी हुई, आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आप उधर तो कह नहीं सकते कि नहीं भैया मैं सीबीसी बाहर जाके कराऊंगा, तो ऑप्शन ही नहीं है, उधर ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन ही है। नहीं आप है। लेटे हुए बेड पर तो वो तो कहीं ना कहीं कैप होने चाहिए। वही सीबीसी का टेस्ट वो 300 रुपए का करते हैं जी। I mean, there needs to be some norms to be put in place. A number of tests which may not be required. With, chalo, it's very difficult to say it's required or not. This question is debatable. क्या पता लगता है 10 के पीछे एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो रिक्वायर्ड है। बट आप रेस्टोरेंट में भी जाते हो खाना खाने, आपको पता है राइट हैंड साइड के मैं ये डिश ऑर्डर कर रहा हूं, मुझे कितने की पड़ेगी। हॉस्पिटल में जाके तो पता ही नहीं है जी। दिन के एंड पहले आपसे एडवांस ले लेंगे, दिन के एंड में जाकर ये मतलब कुछ तो बंदे पता हो, कोई कैपिंग हो, कोई रेट्स हो। हाँ, जो इलेक्टिव सर्जरीज होते हैं उनके पैकेजेस जरूर हैं, बट दैट्स फाइन, वो बंदा डिसाइड कर सकता है। मेरे ख्याल लॉट ऑफ रिफॉर्म्स नीड टू बी डन इन हेल्थ सेक्टर, दैट इज व्हाट आई मीन। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अफोर्डेबल हेल्थ से एक और चीज मेरे माइंड में आई कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग भी बहुत खास रिक्वायरमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है। हमने अनऑर्गेनाइज कॉलोनियों की बात की, अनऑर्गेनाइज कॉलोनियां हैं, उनको रेरा नहीं होता, अनऑथराइज डेवलपमेंट होती है, वहां पर एसटीपी के इश्यूज आते हैं और चैलेंजेस आते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ा पिकिंग अप सेक्टर है, तो उसको लेके गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स उसको प्रमोट करने के लिए कुछ देखो, अफोर्डेबल हेल्थ केयर जो हाउसिंग पॉलिसी है, ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलिसीज। वन इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वो इनकम टैक्स एग्जम्पशन देते हैं बायर को, वो जितना लोन लेते हैं उसकी कुछ इंटरेस्ट सबवर्शन करते हैं और सीधा बैंक को देते हैं, विच इज नाइस, विच इज गुड। इट्स आई थिंक इट्स स्टिल कैरिंग ऑन। कुछ स्टेट्स की पॉलिसीज है। मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अफोर्डेबल हाउसिंग इज एज द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, उसका जो सेलिंग रेट है बढ़ा देना चाहिए, और उसका जो एरिया है वो भी थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। मिनिमम तो रहेगा ही रहेगा, पर अगर आप मैक्सिमम बढ़ा दोगे तो मोर एंड मोर पीपल विल बी कवर्ड इन अफोर्डेबल हाउसिंग। वेरी राइट। अब अफोर्डेबल हाउसिंग अगर हम कहें सिर्फ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स पे अफोर्डेबल होगी, नहीं होगी। सो अफोर्डेबल मीन्स इट हैज टू बी लिटिल आउट ऑफ सिटी, क्योंकि अगर लैंड महंगी होगी तो अफोर्डेबल होगी ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। सेकेंडली, टेक्नोलॉजीज इतनी आ रही हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग को अफोर्डेबल करती हैं जी। मतलब कि वी हैव टू मेक श्योर के दोज टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड जिसमें सीमेंट कम लगता है, सरिया कम लगता है, ज्यादा हाई राइज नहीं होती, लोग कर भी रहे हैं यूज और हो भी रहा है। सो अफोर्डेबल हाउसिंग इज गुड थिंग टू डू, बट अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या है स्टेट टू स्टेट, ये डिफर करती है। हरियाणा की अपनी पॉलिसी है, पंजाब की अपनी पॉलिसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब वो इंसेंटिव देता है वो अपनी रिस्ट्रिक्शंस कर देते हैं। So yes, we need affordable housing in this country and it is coming up. There are many companies who only do affordable housing. They don't do normal apartments or वो करते ही सिर्फ affordable housing. But affordable housing also is in 2 ways. One is built up, one is plotting. So both are successful क्योंकि वो plotting में sense of आता है जी कि हमने plot खरीद लिया। कम्युनिटी लिविंग के अपने बेनिफिट हैं, तो वो फ्लैट भी लेते हैं। ठीक है, वी नीड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इज वर्ल्ड ओवर। आप अमेरिका में चले जाओ, उधर अफोर्डेबल हाउसिंग है, यूरोप में चले जाओ, उधर है, बट दे आर मेनली ऑन आउटस्कर्ट्स। सो अफोर्डेबल हाउसिंग कैन नॉट कम इन द सिटी, इट हैज टू बी आउटसाइड the city where land prices are okay and even the charges, मतलब के जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, एफएआर भी ज्यादा मिल जाती है। अगर एफएआर ज्यादा मिलेगी तो लैंड की कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी जी, डेफिनेटली। और ये जो अनरेगुलेटेड कॉलोनियां हैं उन पे भी रोक लगती है उससे, जब आपको एक अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। देखो, अनरेगुलेटेड जो कॉलोनीज है उस पे तो स्ट्रिक्टली रोक लगानी चाहिए।
अब मैं बताता हूँ, जो रेगुलेटेड कॉलोनी है, मेरे पास लिस्ट है, उसको कम से कम 20-25 अप्रूवल लेने पड़ते हैं, फायर के, फॉरेस्ट के, सीवरेज के, कॉरपोरेशन के, अगर विद इन दी कॉरपोरेशन लिमिट है, पीएसपीसीएल से, आई डोंट नो, वो आप जो सर्विसेज ड्राइंग है वो अलग अप्रूवल होता है। जो अनअप्रूव्ड है वो क्या करता है, 10 करोड़ की जमीन ली, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल नंबर्स, 50 लाख रुपया उसको बयाना दिया, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, एक आर्किटेक्ट के पास गए, जो उसकी फीस है 50,000 है, लाख है, उसको बोलते हैं लाइनें लगा, सड़कें बना दे, और वो लेकर ब्रोकरों को दे देते हैं, जी आप बेचना चाहते हैं। हाउ कैन approved colonizer compete with unapproved? So unapproved पे तो जितनी सख्ती हो सके करनी चाहिए। I mean, even if criminal laws have to be framed, they should be framed. They should. Why criminal laws? Because it's not the developer, it's the buyers who are being fleeced. किसी ने बेचारे ने अपने पैसे जोड़े हुए, वो 100 गज जमीन लेता है और उसको नहीं पता कि वो अनअप्रूव्ड ले रहा है। सर वो कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता। अगर पता भी है तो फिर भी कहता है यार अप्रूव्ड में तो मिल रही 15,000 रुपए गज, इधर मिल रही है 10,000 रुपए, यही ले, क्योंकि उसका कोई खर्चा नहीं है अनअप्रूव्ड का, उसने कोई फीस नहीं देनी। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं जी, चलो अनअप्रूव्ड को रेगुलराइज कर दे, वो भी आई एम नॉट इन फेवर, बट प्रॉब्लम है कि रेगुलराइज इसलिए करनी पड़ती है कि वो बेचारे छोटे छोटे, बस चुका है सर वो पूरा, वहां इतनी पॉपुलेशन रह रही होती है, अब कहीं ना कहीं उनको आप रिलोकेट नहीं कर सकते, वो आपको उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज देनी पड़ेंगी। मेडिकल फैसिलिटी पहुंचना कितना मुश्किल होता है कंजेस्टेड गलियों में, तो वो आप जहां आप अप्रूव में आपको 50-60% आप एफिशिएंसी यूज करते हैं लैंड की, अनअप्रूव में कोई लिमिट ही नहीं है, वो 80-90% तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल तो सड़कों का साइज को छोड़ते ही नहीं। That is what I am saying. So what we need to do is we don't want them to even start work. Yes. We should have such a vigilant department. अगर कोई भी अनअप्रूव्ड चालू भी होती है उसी वक्त बंद करनी चाहिए। मेरे ख्याल our government is working towards that and hopefully we will succeed. एक वन क्लोजिंग क्वेश्चन सर, लुधियाना में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहा है, कटरा एक्सप्रेसवे आ गया, लुधियाना की इंडस्ट्री का साइज भी बहुत बड़ा है, यहाँ की बाइंग पावर भी बहुत है, यहाँ ऑफिसेज भी काफी, स्टॉक भी यहाँ से मार्केट भी चलती है, तो क्या हम यहाँ पर नेक्स्ट गुड़गांव या नोएडा टाइप का एमर्जिंग टाउन देख रहे हैं? क्या कोई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स टाइप की कोई ग्रोथ यहाँ पर किस तरह की कुछ ऐसी कुछ दिखाई देगी हमें आने वाले टाइम में? मैं लुधियाने को ऐसा देख रहा हूं कि आप बाहर जाके क्वेश्चन पूछो, क्या आप सोच रहे हो भी इधर लुधियाना वो बन जाए, या इधर जैसे आप गुड़गांव और नोएडा का नाम दे रहे हो, मैं तो ये कहता हूं कि लुधियाना इतना ग्रो कर जाए कि आप कहीं और शहर में जाकर लुधियाना का एग्जाम्पल दो कि आप लुधियाने जैसे शहर बनाना चाहते हो। आई हैव दैट मतलब के फेथ एंड आई हैव दैट विजन इन माई माइंड के लुधियाने को ऐसा बनाना है, लोग इधर आकर कहे कि हमारा शहर भी ऐसा होना चाहिए, फॉर क्लीनलीनेस, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। अब आप देखो इंडिया में एक शहर है जिसकी बहुत तारीफ सुनी है, मैं गया नहीं बट आई एम प्लानिंग टू गो, जो भी इंदौर जाता है कहता है जी हमारा शहर इंदौर जैसा होना चाहिए। इट इज द क्लीनेस्ट सिटी, इट इज वेल मेंटेन्ड सिटी, ट्रैफिक भी ठीक है, वो सारा कुछ मैं लुधियाने में देखना चाहता हूं, फिर हम उसके आगे भी ग्रो करें। वंडरफुल, थैंक यू। आपने बड़ा क्लोजली काम किया है गवर्नमेंट के साथ, तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।